हाँ जी, एक बार कल का मुझे समराइज कर दो कोई भी। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जल्दी जिसे आता है फटाफट बताओ, इतना टाइम नहीं है। एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मैम जो पहले सब्सटेंस होते हैं वो बिल्कुल ही टोटली नई चीज में, नए प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। हाँ जी, मैग्नीशियम रिबन की जब बर्निंग करते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशंस हैं आपकी दीक्षा? एक तो व्हाइट पाउडर बनता है मैम किसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है क्या? व्हाइट डैजलिंग फ्लेम, सफेद रंग की चमकती हुई फ्लेम, बहुत ज्यादा। ठीक है, हाँ जी। जब लेड नाइट्रेट को और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करते हैं सॉल्यूशंस को, क्या होता है? स्वास्तिक येलो प्रेसिपिटेट बनता है। कौन सा होता है वो येलो प्रेसिपिटेट? नाम क्या है उसका? लेड आयोडाइड। फॉर्मूला क्या है लेड आयोडाइड का? PbI2, है ना। अब ये तुम्हें समझ में आया कि PbI2 क्यों है फॉर्मूला? क्योंकि वो तुम्हें देखो रेफर करना है, जैसे 9th क्लास ढंग से नहीं पढ़ी उसे वही टेबल रेफर करनी है जो मैंने फर्स्ट क्लास में तुम्हें बनवाई थी। Pb पे 2 चार्ज है, I पे 1 नेगेटिव है, तो क्या बन जाएगा? है तो मैम बन जाएगा PbI2। ठीक है, चलो तो नहीं बताती हूँ यहाँ पे। हाँ जी, थर्ड वो बताओ जरा, थर्ड एक्टिविटी कौन सी पड़ी थी? जब जिंक ग्रैन्यूल्स के ऊपर एसिड मारते हैं फेंक के, क्या होता था? कौन सी गैस निकल रही थी? हाइड्रोजन गैस। हाँ जी, ये बताओ कि हाइड्रोजन गैस को कैसे पता करेंगे कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है? क्योंकि ना तो कोई रंग है ना कोई खुशबू है उसमें से। जैसे ही बर्निंग स्प्लिंटर लेके आएंगे मैम क्या होगा? पॉप साउंड। पॉप साउंड कैसी होती है करके दिखाना कोई। जा भाई वहीं बैठे बैठे कर दे, जल्दी बताओ कैसी? भूम भूम, है ना। कैसी होती है पॉप साउंड? पार्थ, ये भी पार्थ है, ये भी पार्थ है। पार्थ का स्क्वायर हो गया अपनी क्लास में। हाँ जी, एक ही पार्थ काफी था वैसे शोर मचाने के लिए। हाँ जी, बता दो जल्दी कैसी साउंड होती है पॉप, है ना, ऐसे ऐसे टाइप की बुड़ुम। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है केमिकल रिएक्शन की? कैसे पता कर लोगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है नहीं हुई है, या कोई फिजिकल चेंज हुआ है? बस स्टेट चेंज हो जाएगी मैम, प्रेसिपिटेट बन जाएगा और गैस निकलेगी, या बहुत सारी गैसेस भी निकल सकती हैं, और हाँ टेम्परेचर चेंज हो जाएगा और कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया था कल, और कल हमने स्टार्ट किया था केमिकल इक्वेशन। अब ढंग से समझ लो, जो यहां लिख रही हूं सब कुछ लिखना है, कभी फिर बाद में कहो कि बताया नहीं था, लिखा नहीं है, ये और वो। सुनो ध्यान से, अब मैं 4 चीजें लिख रही हूं यहां, सब कुछ नोट करना है और मुंह बंद कर लो बस। मैं एक चीज लिख रही हूं सेंटेंस की फॉर्म में। क्या लिख रही हूं मैं लिख रही हूं मैग्नीशियम रिबन, कल भी लिखा था मैंने, जो कल थे क्लास में उनको जरूरत नहीं है। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर, और किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ। और क्या बनता है बच्चों? इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सिंपल तुम्हें दिख रहा होगा कि मैम आपने एक स्टेटमेंट लिख दी है एक रिएक्शन की, कि भाई जब मैं मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रही हूँ ना हवा में, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखा है। अब तुम्हें बहुत बार एग्जाम में ऐसा सवाल भी आ चुका है, तुम्हें वो एक स्टेटमेंट दे देगा इसी टाइप की, और वो तुम्हें कहेगा कि वर्ड इक्वेशन लिखो इसकी। वर्ड इक्वेशन का क्या मतलब होता है? हाँ जी, कौन बताएगा व्हाट इज वर्ड? वर्ड किसे जोड़ के बनता है? अल्फाबेट्स को। अल्फाबेट्स को जोड़ के क्या बनता है? CAT, कैट काट माने बिल्ली, है ना। तो वर्ड, वर्ड का मतलब वर्ड, तो इसे वर्ड्स में कैसे लिखोगे बताओ जल्दी? इसकी क्या वर्ड इक्वेशन बनेगी मैम? इस AMG, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या दे रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बहुत बार एग्जाम में आता है तो देख लेना, ये मत कहना कि मैम पढ़ाई नहीं थी कि वर्ड इक्वेशन क्या होती है। अभी 2 इक्वेशंस और पढ़ोगे, एक पढ़ोगे तुम लोग अनबैलेंस्ड इक्वेशन जिसको स्केलेटन कहते हैं, और एक पढ़ोगे बैलेंस्ड। तो ये वर्ड इक्वेशन है, मतलब जो स्टेटमेंट दी रहेगी उन्हें सिंपली वर्ड्स की फॉर्म में तुम्हें लिख देना है। ठीक है, अब देखो यहां पर वर्ड आ गया है इक्वेशन, ये इक्वेशन आ गया है। हम केमिकल इक्वेशन ही पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक टाइप की क्या है? केमिकल इक्वेशन है। तुम ये समझो मैम ऐसे क्यों लिखा आपने इसको? इसके लिखने का इसका मतलब कुछ तरीका है। मैंने ऐसे क्यों लिखा? मैग्नीशियम, फिर प्लस लिखा, फिर मैंने ऑक्सीजन लिखा, फिर मैंने एक एरो लगाई, फिर मैंने वो दिखाया तुम्हें। इसका क्या मतलब है? इजी है, ठीक है, कंसाइज भी है, लेकिन कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो किए हैं। देखो मैंने यहां ध्यान से सुनो, मैंने कुछ रूल्स फॉलो किए, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं। तुम्हें पता है
कि मैम अच्छा ये बताओ ये रिएक्शन में पहले है या बाद में है? पहले। जो पहले होता है उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो बाद में बनता है उसको क्या बोलते हैं? तो ध्यान से सुनो, रूल्स ये कहते हैं, पहला रूल ये है जब भी किसी इक्वेशन को लिखोगे ना, चाहे वो वर्ड इक्वेशन हो, चाहे वो अनबैलेंस्ड इक्वेशन हो, चाहे वो तुम्हारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो, कोई भी इक्वेशन हो, जब लिखोगे हमेशा रिएक्शंस को किधर लिखोगे? लेफ्ट हैंड साइड। कहाँ लिखी जाती है हमेशा? लेफ्ट हैंड साइड पर कौन लिखा जाता है बच्चों? रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट को कहाँ लिखते हैं? प्रोडक्ट को लिखते हैं राइट हैंड साइड। ये बात ध्यान रखनी है। एक तो ये रूल समझ में आ ही रहा है, दिख रहा है मैम, ये तो आपने जो शुरू में लिया रिएक्टेंट वो इधर लिख दिया, जो प्रोडक्ट बना वो आपने इधर लिख दिया। मैंने प्लस क्यों लगाया बीच में? मैम अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा होगा तो प्लस लगाओगे। सुन लो ध्यान से, अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा होंगे ना बीच में प्लस लगाना ही पड़ेगा। अगर प्रोडक्ट भी एक से ज्यादा होते हैं तो बीच में क्या लगता? प्लस। इसका मतलब क्या है? प्लस क्या सिग्निफाई कर रहा है? प्लस ये बता रहा है नंबर कितना है। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है प्लस लगेगा, एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो प्लस लगेगा। ये भी रूल है एक। एरो क्यों लगाई? एरो क्या बता रहा है मुझे? एरो ये बता रहा है रिएक्शन किधर जा रही है। एरो क्या बता रहा है? एरो तुम नीचे लिख लेना, मैं यहां लिख रही हूं। एरो क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। एरो बता रहा है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। मैम इसका क्या मतलब है? भाई इसका मतलब ये है कि शुरू में ये थे, ये लास्ट में बने। अगर एरो इधर लगा दूं तो क्या मतलब बन जाएगा? मतलब उल्टा बन जाएगा ना। मतलब क्या बन जाएगा? शुरू में मेरे पास क्या था? मैग्नीशियम ऑक्साइड था, प्रोडक्ट नहीं। शुरू में मेरे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड था और मुझे मिला क्या है? ये। तो एरो ये बताती है शुरू कहां से करा है, खत्म कहां हुए हो। सुन रहे हो? एरो क्या बता रही है बच्चों? एरो ये बताती है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब ध्यान से सुनो, वर्ड इक्वेशन का मतलब है मैंने वर्ड्स की फॉर्म में लिख के बता दिया। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखते हैं? रिएक्टेंट। और राइट हैंड साइड पे क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट। प्लस का क्या मतलब है? प्लस का मतलब है एक से ज्यादा रिएक्टेंट या फिर एक से ज्यादा प्रोडक्ट। एरो क्या बता रहा है? एरो बता रहा है मुझे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हें किसी की भी वर्ड इक्वेशन देके वो कुछ भी पूछ लेगा, और या तुम्हें स्टेटमेंट देके वो ये पूछ लेगा। ठीक है, अब आ जाओ अगली चीज पे। सुनो ध्यान से बात। अब मुझे ये बताओ, अगर तुम्हारी सारी किताब ऐसे लिखी होती, एक बार अपनी एनसीईआरटी खोलो और बुक के पन्ने पलटो जरा, और ये देखो कितनी रिएक्शन दी हुई है। बस वो देखनी है जो लिखी होंगी ना, एरो एरो लगा के, प्लस एरो, वो देखो कितनी दी हुई है केमिस्ट्री में, पहले 4 चैप्टर्स में। एक बार पन्ने पलट लो ऐसे फटाफट, जल्दी देख लो। काफी है ना, हर पेज पे कहीं कहीं सारी हैं। पलट लो। वैसे किसी किसी की तो खुलेगी भी नहीं पूरे साल, मैं ही पलटवा लेती हूँ यहाँ। आपका क्या नाम है? विभोर। आपका? धनंजय। आपका? आर्यन, वेदार्थ, विराट, आरुष। हाँ जी, कितनी रिएक्शंस हैं? कितनी रिएक्शन है स्वास्तिक? गिननी नहीं है, देखनी है। बहुत सारी हैं। अब तुम ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारी बुक में सारी रिएक्शन ऐसे लिखी होती तो शायद मुझे लग रहा है एक और एनसीईआरटी बनानी पड़ती उन्हें। सुन रहे हो? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैम जो हमने भी सीखा है ना, सेंटेंस फॉर्म और जो वर्ड इक्वेशन, वो ज्यादा बेटर तरीका नहीं है। अगर हमें इक्वेशन को ज्यादा कंसाइज बनाना है, कंसाइज का मतलब क्रिस्प, और ज्यादा यूजफुल बनाना है, तो मैम हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी और फॉर्म में। तो देखो क्या करते हैं साइंटिस्ट लोगों ने, क्या करा है, वर्ड इक्वेशन को दूसरी फॉर्म में लेके आ गए हैं। पिछले साल 9th क्लास में पढ़ के आए हो, सिंबल्स पढ़े थे, बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे। मैग्नीशियम का सिंबल बताना प्रणव, पिछली क्लास में सीख चुके हैं, Mg। तो मैं मैग्नीशियम की जगह, तालियां भाई, तालियां प्रणव के लिए, बजा लो। बस। अच्छा ये बताओ, ऑक्सीजन गैस क्या होती है? ये ऑक्सीजन गैस है क्या? ये तो एटम है। गैस क्या होती है? O2। तो गैस की जगह ये लिख लिया, और बना क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बताना जरा, कैसे लिखते हैं फॉर्मूला जिनको नहीं आता? मैम जो आपने हमें आयंस के सिंबल लिखवाए हैं वो लिख लेंगे सबसे पहले, और फिर मैम फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करते हैं,
पहले सिंबल और फिर उनके चार्जेस, कटते हैं तो काट देंगे और फॉर्मूला क्या बन जाएगा। अब कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि मैम मैं तो ना एमजीओ ऐसे लिखता हूं, मैंने ये सीखा हुआ है 9th क्लास में, सारे गलत हैं। ये कोई एमजीओ पेमजीओ नहीं है। एमजीओ कौन सा है करेक्ट फॉर्मूला, ये, और तरीका है बनाने का, इसलिए फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, पूरी 9th क्लास में ये सब पढ़ चुके हैं। जिसको नहीं आती तो वो बताना, वो मिलना अलग से, ठीक है कभी। चलो अब ध्यान से देखो एक चीज, अब ये बताओ इसमें क्या गड़बड़ लग रही है पार्थ, इसमें क्या गड़बड़ लग रही है पार्थ रावल, इसमें क्या गड़बड़ लग रही है। तो सब ठीक लग रहा है। हाँ जी स्नेहा, क्या गड़बड़ है इसमें, सबको सब ठीक ही लग रहा है। हाँ जी क्या गड़बड़ है, देखो क्या गड़बड़ है, सुन लो। इसमें गड़बड़ ये है, एक मैग्नीशियम का एटम, एक मैग्नीशियम का एटम है तो ठीक है मैम, लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ तो एक ही है, इसका मतलब इसमें कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, क्या पढ़ा था 9th में, एक लॉ, 2 लॉ पढ़े थे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन में कौन कौन से थे, 2 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो फेल हो गया। हाँ जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता था, कौन बताएगा, दीक्षा जल्दी बताओ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या स्टेटमेंट है उसकी, भैया जो मेरा मास ऑफ रिएक्टेंट है ना वो मेरा मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, या फिर जो मेरे जितने एटम्स इधर हैं किसी एलिमेंट के वही मेरे इस साइड पे होने चाहिए। अगर मेरा एक mg है, इधर भी एक mg है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ भी मुझे 2 ऑक्सीजन करने ही पड़ेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जितने एलिमेंट्स किसी एलिमेंट के एटम रिएक्टेंट साइड पे होंगे उतने ही किधर होंगे, प्रोडक्ट पे। तो करो इसका इलाज। इसका इलाज क्या है हमारे पास, इसका इलाज मैं तुम्हें आज डिटेल में सिखाऊंगी, लेकिन अभी इस वाले का सीख लो। देखो भैया इसके साथ कोई छेड़खानी ना करनी, ठीक है। ये जो MgO है ना इसका फॉर्मूला यही रहेगा, कभी कुछ बूढ़बक यहाँ लिखने लगे, अब कर लो, पहले तो कह दिया था गलत है, यहाँ लगा दो 2, गलत है भाई गलत है। MgO तो MgO रहेगा, उसको छेड़ना नहीं तुम्हें, इसको नहीं छेड़ सकते तुम, सुन रहे हो, किसे छेड़ना है इसे देखो अगर मुझे ये ऑक्सीजन 2 करने हैं तो मैं क्या करूं, मैम यहाँ 2 लगा लो और फिर यहाँ 2 लगा दो। अब बताओ बराबर हुए कि नहीं हुए, हो गए बराबर, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, सब कुछ 2-2-2 हो गया। अब ध्यान से सुनो, अब क्या मतलब है, इतनी कहानी क्यों सुनाई है। इस वाली को बोलते हैं बच्चों अनबैलेंस्ड या फिर स्केलेटन इक्वेशन। ये कौन सी है, इसका नाम है अनबैलेंस्ड या फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। हाँ जी स्केलेटन क्या होता है, स्केलेटन देखा है कभी हड्डियों का, क्या होता है वो, कंकाल क्या होता है, जल्दी बताओ। मतलब मैम वो एक ढांचा सा होता है, बस दिखाता है कि हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क क्या है। अगर हड्डियां ना होती तो हम कैसे होते, हम भी सांप जैसे होते हैं मैम, रेंग रेंग के सीढ़ियों पे आ रहे हैं कोचिंग, है ना, ऐसी हालत हो जाती है हमारी भी। तो स्केलेटन क्या होता है, स्केलेटन बेसिकली मैम एक फ्रेमवर्क देता है किसी चीज का। ऐसे ये भी क्या दे रहा है तुम्हें, ये तुम्हें उस रिएक्शन का फ्रेमवर्क दे रहा है कि भाई मेरा Mg है, मेरा ऑक्सीजन है, मेरा MgO बन गया, फिर बाद में तुम बैलेंस करते रहो उसको, ठीक है। तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन का दूसरा नाम होता है स्केलेटल इक्वेशन, और बैलेंस्ड ये वाली है। बैलेंस क्यों करने की जरूरत पड़ी, ये भी सवाल आ जाता है कई बार बोर्ड्स में कि बैलेंस करने की जरूरत क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से करना पड़ता है, ठीक है। ये नोट करो फटाफट, और फिर मैं तुम्हें इनकी सबकी वो लिखवा रही हूँ डेफिनेशंस, लिखो इसको नोट कर लो जल्दी फटाफट, और जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाया करो, पहले हंसते रहेंगे एक दूसरे को छेड़ते रहेंगे और फिर लिखना शुरू करेंगे, करो जल्दी, और थोड़ा सीरियस हो जाओ। सिलेबस आसान है बट कम नहीं है, ठीक है। क्लास में पढ़ोगे अटेंटिव रहोगे तो सीख लोगे चीज़ें, लेकिन उसके लिए बस सीरियसनेस लानी पड़ेगी, बस थोड़ी सी उसी चीज़ की कमी है, बाकी तो हो ही जाएगा, 100 में से 100 भी आ जाएंगे। चलो ठीक है, लिखो लिखो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, पहले लिखो, इन सबकी डेफिनेशन मैं खुद लिखवा रही हूँ तुम्हें, लिखो कि मैम ये कौन सी बला है केमिकल इक्वेशन, लिखो देखो, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन using symbols and using
सिंबल्स ऑफ लिख लो, यूजिंग सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स and compounds, using symbols of elements and compounds involved in a chemical reaction, involved in a chemical reaction. एक केमिकल रिएक्शन को एलिमेंट्स के सिंबल्स और कंपाउंड्स के सिंबल्स की फॉर्म में लिखने की जो ये प्रक्रिया है, इसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन. भाई इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट ना लिख के तुम Mg+O2 गिव्स MgO लिख दो, इट मींस दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन. क्या हो गई है वो हो गई है तुम्हारी केमिकल इक्वेशन. अब लिखो डेफिनेशन किस चीज की, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की. जल्दी फटाफट, सबसे छोटा चैप्टर है, 5 नंबर का है. बेसिक सी रिएक्शन पूछता है, बता दूंगी क्या क्वेश्चन आएगा, उसको तो पढ़ लेना और इसको जल्दी खत्म करते हैं चैप्टर को. लिखो अनबैलेंस्ड क्या होती है. लिखो द केमिकल इक्वेशन in which the number of atoms of an element on both the sides of chemical reaction, on both the sides of chemical reaction या फिर chemical equation are not the same. Chemical equation in which the number of atoms of an element on both the sides of chemical equation या फिर reaction are not the same. उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको बोल रहे हैं हम लोग अनबैलेंस्ड या फिर स्केलेटल इक्वेशन, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सेम नहीं है, किसी के ज्यादा है किसी के कम है, एक आधे के बैलेंस भी हो सकते हैं. नेक्स्ट लिखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. लिखो क्या होती है, ये तो खुद ही लिख लोगे. लिखो केमिकल इक्वेशन in which the number of atoms of elements on both the sides of equation are same. On both the sides of equation are same. On both the sides of equation are same. अब लास्ट डेफिनेशन इसकी लिख लो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि कई बार 2 या 1 नंबर में पूछ लेता है वो कि क्या जरूरत थी बैलेंस करने की, बिना बैलेंस के अच्छी नहीं लग रही थी तुम्हें. लिखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. क्या लिखोगे, क्या बोलता है ये, देखो क्या स्टेट करता है. इट स्टेट्स दैट मास कैन neither be created nor destroyed. क्या मतलब है, मास को ना तो खत्म कर सकते केमिकल रिएक्शन में कि Mg खा गई, निगल गई टेस्ट ट्यूब ना. अगर टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन चल रही है, Mg के साथ बर्निंग करवा रहे हो, ऐसा नहीं होगा कि Mg को हवा निकल गई, टेस्ट ट्यूब खा गई. भाई Mg तो निकलेगा ही. अगर Mg तुमने इधर से डाला है ना, तो रिएक्शन के बाद Mg मिलेगा ही मिलेगा, और उतना ही मिलेगा जितना इधर से डाल के गए हो. ये है, ठीक है. मास खत्म नहीं होता किसी चीज का. ऐसा नहीं कि मैम मैग्नीशियम तो खत्म ही हो गया था मेरे रिएक्शन में, मैग्नीशियम दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन मैग्नीशियम खत्म नहीं होगा, उसका मास जो है वो उतना ही रहेगा. जैसे इधर 24 है मास, इधर भी क्या रहेगा 24. एक Mg का कितना होता है एटॉमिक मास, याद कर रहे थे पिछली बार, कितना था, समझे, उसका कितना सोडियम का एटॉमिक मास. क्या मैम कैसे सवाल पूछ रहे हो, 9th में मुश्किल से रटे थे, अब भूल गए. हाँ जी कितना था, ठीक है. इसको और कैसे लिख सकते हैं, लिख लो, जिनको ये याद नहीं होगा लिखो. टोटल नंबर ऑफ एटम्स, इसी की वो है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन reactant side is equal to the total
नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन किसकी साइड, प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड पे जो नंबर ऑफ एटम्स है किसी भी एलिमेंट के, वो क्या होने वाले हैं, वो अपने होने वाले हैं सेम। तो एक ही बात है, मास लिख लो चाहे एटम लिख लो, क्योंकि भाई जितने एटम होंगे उतना ही तो मास होगा। ठीक है, हो गया, आसान है, कुछ भी नहीं है। केमिकल इक्वेशन का मतलब है एक बहुत बड़ी सी स्टेटमेंट को पहले वर्ड में ले आओ, फिर उसके सिंबल्स की फॉर्म में ले आओ, उसके बाद बैलेंस कर दो उसको। क्यों बैलेंस करने की क्या जरूरत है, कोई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिए थे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कौन था वो महान साइंटिस्ट है, क्या था, लेवोशियर, एंटोनी लॉरेंट लेवोशियर। और उसके भाई कौन था वो जिसने उसके साथ मिलके लॉ ऑफ केमिक कंपो दिया था, डेफिनेट प्रोपोर्शन वाला लॉ, कौन था भाई वो, उसका दोस्त, भूल गए उसे, लेवोशियर याद है बस, प्राउस्ट, प्राउस्ट क्या था, है ना। चलो लिखो, नेक्स्ट टॉपिक है अपना बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। एक चीज लिखी है यहाँ तुम्हारे लिए, अब तुम्हें मुझे इसकी सारी चीजें लिख के बतानी है। मैंने तुम्हें क्या दी है, मैंने तुम्हें दी है एक वर्ड इक्वेशन, इसकी अनबैलेंस्ड और बैलेंस लिख के दिखाओ मुझे। मैंने तुम्हें बैलेंसिंग के लिए दी है एक वर्ड इक्वेशन है, मैं तुम्हें सिखा रही हूँ उस टॉपिक को डिटेल में। वैसे ये तुम्हें मैं बहुत स्किप करके भी करवा सकती हूँ, कोई ज़रूरत नहीं इतना डिटेल में करवाने की। डिटेल में इसलिए करवा दूंगी, कई बार स्कूल में पूछ लेते हैं स्कूल वाले, बोर्ड्स में तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि बैलेंस कर दो, और बैलेंस करना बहुत आसान होता है, उसके लिए इस झमेले की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, बट पहले इसको पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन है, पीछे वाली तो मैम आपने आसानी से कर दी, वो एमजीओ के सामने 2 लगाया, उधर उसके सामने 2 लगा दिया, बैलेंस हो गई। इस मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, तुक्का मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, तुक्का, इधर इधर सेट करो बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। वही हमने पढ़ना है। अब तुम मुझे इसकी बैलेंस और अनबैलेंस बना के दिखाओ, पहले बनाओ जल्दी। जिंक का सिंबल लिखो, सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल लिखो, जिंक सल्फेट का सिंबल लिखो, हाइड्रोजन गैस का सिंबल लिखो जल्दी। और जिसकी हो जाएगी मुझे बताना। मैंने इसलिए फर्स्ट क्लास में तुम्हें सारी चीजें लिखवा दी थी ताकि तुम्हें बार बार यहाँ निहारना ना पड़े, तुम अपनी कॉपी के पन्ने पलटो, वहां से देखो और करो, क्योंकि जितनी बार तुम अपने सिंबल्स लर्न करोगे तुम्हें याद हो जाएंगे लास्ट तक। जल्दी बताओ। बन गई, हाँ जी, क्या बनाया मैम, जिंक का सिंबल पढ़ रखा है Zn, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और जिंक सल्फेट क्या बनेगा, जिंक की जो चार्ज है वो 2 पॉजिटिव है और सल्फेट का चार्ज है मैम 2 नेगेटिव, तो ZnSO4 और प्लस H2। ये इसकी कैसी इक्वेशन हुई, बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड या दोनों। मैम ये तो है ही नहीं अनबैलेंस्ड, ये तो सीधी बैलेंस हो गई। Zn एक Zn, सल्फेट सल्फेट, H2 तो इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई हमें, क्या जरूरत है मैम बैलेंस करने की, तो सीधा ही बैलेंस है, इसमें जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये जो तुमने लिखी है वो बैलेंस्ड ही है। समझ में आ गया ना, बैलेंस है। अब आओ जरा अगली चीज पे, नोट कर लिया इसको। ये कौन है 1 मिनट वाला, सबसे आगे बैठा हुआ है और इसका छूट जाता है रोज। हाँ ये अच्छा सीखा हुआ है ना, सॉरी लास्ट में। अब इधर आओ, ध्यान से सुनो। अब तुम्हें वो देगा कुछ धांसू टाइप की रिएक्शन, आज मैं होमवर्क में तुम्हें रिएक्शंस दूंगी, घर जाके हिट एंड ट्रायल मेथड से उनको बैलेंस करना। आयरन के साथ H2O की रिएक्शन है और H2O की रिएक्शन से बन गया है Fe3O4 और साथ में निकल गई है हाइड्रोजन, इसको बैलेंस करना है, ठीक है। ये रिएक्शन दे दी गई है तुम्हें और भाई इसको बैलेंस करके तुम्हें बताना है, ठीक है। अब तुम इसको वैसे बैलेंस नहीं कर पाओगे,
सीधे, वैसे कर तो सीधे भी सकते हो हिट एंड ट्रायल से, लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी ने 7-8 स्टेप्स दे रखे हैं, तो वो हम एक बार पढ़ लेते हैं अगर स्कूल में आए तो, ताकि हम स्टेप्स को भी लिख सके। वैसे जरूरत नहीं है उनकी, बोर्ड्स में वो कभी नहीं तुमसे पूछे जाएंगे जो मैं पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन जो उनका आउटकम है वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिक है, मतलब कि एक रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं, मैम ब्रैकेट में कभी एस लिख देते हैं, कभी एल लिख देते हैं, मैम कभी एरो के ऊपर हीट लिख देते हैं, वो सारी चीजें तुम्हारी यहाँ से क्लियर होंगी, ठीक है। आओ जल्दी देखो, पहली इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ये फॉर्मूला तुम्हें कोई भी इक्वेशन देगा वो बैलेंस करने के लिए, अगर वो तुमसे स्टेप्स पूछेगा तो तुम्हें क्या क्या स्टेप्स लिखने हैं, किस तरीके से, ध्यान से सुनो। जैसे ये दिया हुआ है तुम्हें FeH2O, पहले ये बता दो अच्छा ये बैलेंस तो नहीं है। कभी किसी को लग रहा हो कि मैम ये तो बैलेंस ही है, इसको क्या जरूरत है बैलेंस करने की? देखो क्या है, पहला स्टेप होता है तुम्हारा ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। ध्यान से सुनो, जितने भी फॉर्मूले हैं ना ये, इनके चारों तरफ एक डब्बा बना लो, इनको छेड़ना नहीं है। देख भाई मेरे, अगर आयरन बोला हुआ है ना तो आयरन Fe होता है, तो तुम आयरन को Fe2 नहीं लिख सकते हो, ना ही Fe3 लिख सकते हो, ना ही Fe4 लिख सकते हो। Fe क्या है? आयरन। आयरन मतलब Fe। पानी, कोई कहेगा मैम मैं तो ये वाला पानी पीता हूँ, मेरे घर में तो ये पानी आता है, कोई कहेगा नहीं नहीं मैं तो ये वाला पी रहा हूँ, कोई कहेगा ना ना जी ये वाला है। पानी का क्या फॉर्मूला है? हाँ जी, पानी का क्या फॉर्मूला है? H2O। इनके साथ छेड़खानी नहीं, जो रिएक्शन में दिया रहेगा ना H2O, इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी ज्यादा। ये ऐसा का ऐसा ही है, इसलिए डब्बा बनाना है, सबके ऊपर क्या करना है? डब्बा। डब्बा। तो ये पहला स्टेप है। जब हम एक ऐसी रिएक्शन को बैलेंस करना शुरू करते हैं जो बैलेंस नहीं है, जिसमें एटम्स का नंबर जो है वो गड़बड़ा रहा है, तो पहला स्टेप क्या है कि भैया जो दिया हुआ है फॉर्मूला उसके चारों तरफ डब्बे बना लो, ताकि हम उसके अंदर ना कूदे। डब्बे से बाहर ही रहना है तुम्हें, तुम्हें डब्बे को छेड़ना नहीं है, डब्बे के बाहर रह सकते हो तुम, यहाँ डब्बे के अंदर नहीं कूदना, क्योंकि वो उनके फॉर्मूले हैं, वो फिक्स हैं, ठीक है, वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो पहला क्या है, ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला एंड डू नॉट राइट एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स। लिखो फटाफट, ये पहला स्टेप है, ऑब्वियसली लिखना ही है भाई, मेरे को क्या जरूरत है इतना तुम्हें पढ़ाने की, सीधा मैं क्वेश्चंस करवाती, तुम्हें क्वेश्चंस होमवर्क में दूंगी, स्टेप सीख लो क्या है, क्योंकि इन केस स्कूल में आ जाए, ठीक है। बोर्ड्स में तो ऐसा कभी नहीं पूछा हुआ आज तक, बट इन केस, ठीक है। पहला स्टेप क्लियर है, डब्बे बना लो ताकि फॉर्मूलों के साथ छेड़खानी ना हो, क्योंकि वो फिक्स हैं। पानी का फॉर्मूला H2O ही होता है, इसका ये फेरोफेरिक ऑक्साइड है, ये यही होता है Fe3O4, इसको नहीं छेड़ना। हाइड्रोजन गैस H2 ही होती है, पता चला H4 लिख के आगे पेपर में, H4 है मेरी हाइड्रोजन तो, ठीक है। चले आगे, अब सेकंड स्टेप देखो क्या होता है, आसान ही है वैसे, पढ़ोगे सीरियसली तो हो जाएगा। सेकंड स्टेप ये है बच्चों, जो तुम्हारे पास इक्वेशन है उसमें तुम्हें ये देखना है कितने एटम कौन से एलिमेंट के हैं। क्या देखना है बच्चों? मैम ये देखना है, एक टेबल बनानी है और ये देखना है कि कौन से एलिमेंट हैं, कितने टाइप के एलिमेंट हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पर उनका क्या नंबर है और राइट हैंड साइड पर उनका क्या नंबर है। किसके अंदर? अनबैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर। अनबैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर जो एलिमेंट्स हैं उनका कितना नंबर है, उनके एटम्स कितने हैं। ज्यादा खुजली हो रही है? हाँ जी, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं बताना जरा, इक्वेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। एक तो मैम आयरन जैसा कुछ दिख रहा है, और मैम हाइड्रोजन सी भी दिख रही है, और ऑक्सीजन दिख रहा है। हाँ जी, कौन बताएगा मुझे? स्नेहा मुझे ये बताओ, लेफ्ट हैंड साइड पर आयरन के कितने एटम्स हैं? एक। राइट हैंड साइड पर दीक्षा, हाइड्रोजन कितने इधर और इधर? हाँ जी, पार्थ शर्मा ये बताओ कि ऑक्सीजन कितना इधर और इधर? बैलेंस है क्या? बैलेंस तो कहीं से भी नहीं लग रहा। तो दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप यही है, ये कार्यक्रम, लिस्ट द, दूसरा स्टेप क्या है? लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट हैं उस केमिकल इक्वेशन में, उनके जितने भी एटम्स हैं उनको लिस्ट कर लो। लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ
अनबैलेंस्ड इक्वेशन। एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर उनके एटम्स का जो नंबर है लेफ्ट और राइट साइड पर हर एक एलिमेंट का, उसको लिस्ट करके टेबल बना लो ऐसे। ये स्टेप्स करवा रही हूं, ठीक है। ये दूसरा स्टेप हो गया अपना, टेबल बना लेना, सब कुछ कर लेना जो मैं लिख रही हूँ, सब लिखना है तुम्हें आज, हो गया। चलो थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप देखो क्या होगा। अब बताओ थर्ड स्टेप तुम्हें क्या लग रहा है? थर्ड स्टेप ये बता रही है एनसीईआरटी कि एक ऐसा कंपाउंड चूज करो। हाँ जी, एक ऐसा कंपाउंड चूज करो जिसमें किसी एटम के सबसे ज्यादा, किसी एलिमेंट के सबसे ज्यादा एटम्स हैं। बताना, मेरी बात सुनो ध्यान से। इनमें से, इन चारों में से तुम कौन सा ऐसा कंपाउंड चूज करोगे या कौन सा एटम या एलिमेंट चूज करोगे जिसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं। बताना सबसे ज्यादा नंबर किसका है? सबसे ज्यादा मैम ऑक्सीजन का है। कितना है? 4 है। तो जिसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है ना किसी एलिमेंट के, उस कंपाउंड को चूज करोगे। ये थर्ड स्टेप है। तो कौन सा कंपाउंड चूज करेंगे बताओ? सेलेक्ट अ कंपाउंड इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर मैक्सिमम। ऐसा कंपाउंड चूज कर लो जिसके अंदर किसी एटम के, किसी एलिमेंट के मैक्सिमम जो है वो एटम्स हैं। इसका मतलब मैम थर्ड स्टेप का हमारा जो आउटकम है वो हो जाएगा, कंपाउंड हमने चूज कर लिया है Fe3O4, और बच्चों एटम कौन सा चूज कर लिया है? ऑक्सीजन। अब देखो, इनके चारों तरफ तो मैम डब्बे बना रखे हैं, इनको तो नहीं छेड़ सकते हम, हमें परमिशन ही नहीं है छेड़ने की। ये देखो, अंदर मत घुस जाना बस इनके इक्वेशन में अभी, क्योंकि मैं बहुत सारी तुम्हें होमवर्क में दूंगी, फिर तुम्हें दिक्कत होगी। अब बताओ क्या करूं? जो तुमने एटम चूज किया है ना उसको बैलेंस कर दो सबसे पहले। बताओ जल्दी। पहले कंपाउंड चूज किया, वो कंपाउंड चूज किया है जिसमें किसी एटम के मैक्सिमम नंबर है, तो हमने ये चूज कर लिया क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज्यादा एटम्स है 4। एटम कौन सा चूज हो गया? ऑक्सीजन। बताओ ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करूं? सबसे पहले ऑक्सीजन ही बैलेंस करना मुझे पड़ेगा। यहां H2O के पीछे लगाऊं, आगे लगाऊं, ऊपर नीचे, कहां लिखूं? आगे। क्यों आगे, क्यों लिखना है? देखो ये एक रूल है कि जब हम बैलेंसिंग कर रहे हैं ना, जब हम बैलेंसिंग कर रहे हैं तो हमें कोफिशिएंट में ही लिखना है। हाँ जी, ये क्या होता है जो आगे लिखा जाता है? कोफिशिएंट। तो हम जो बैलेंसिंग के टाइम पर लिखने वाले हैं ना चीजें, यहां पर ई है, ये कोफिशिएंट में लिखना है। ना यहाँ लिखना, ना यहाँ लिखना, ना यहाँ लिखना, ना अंदर घुसना। अंदर तो घुस ही नहीं सकते बिल्कुल भी। ये तो भाई पानी का जो फॉर्मूला है वो H2O है, उसको नहीं छेड़ना, यहाँ लिख सकते हो। अब क्या बैलेंस हो गया बताओ जल्दी? कौन सी चीज बैलेंस हो गई? ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन अब क्या गड़बड़ा गया है? अब हाइड्रोजन गड़बड़ा गया। इसका मतलब मैम फोर्थ स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप का मतलब है सेलेक्ट नेक्स्ट एटम। फोर्थ स्टेप ये कह रहा है अगला सेलेक्ट कर लो जो तुम्हारी इच्छा हो जिसकी। जल्दी बताओ। Fe, यहां तो मैम 4 हमने पहले ही लगा दिया है, और ये तो मैम हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। अब बताओ मैं किसको बैलेंस करूं? जल्दी बोलो। यहां 4 लिख दूं? ठीक है, बस हो गया काम। फिफ्थ स्टेप क्या है? फिफ्थ स्टेप है अपना बच्चों, बैलेंस द लास्ट एटम। बताओ कौन बच गया फिर? कैसे बैलेंस करें इसको? फटाफट बोल दो जल्दी। अब मैं डब्बे बना नहीं रही हूं, अंडरस्टूड है डब्बे, वो तो छेड़ना ही नहीं तुम्हें, बता दिया एक बार, नहीं छेड़ सकते उसे। जल्दी बताओ। यहाँ क्या था? यहाँ 4 पहले लिख चुके हैं मैम, यहाँ भी 4 लिख चुके हैं। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 4। यहाँ भी ऑक्सीजन 4। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 8। यहाँ भी 8। यहाँ आयरन कितने हैं? 3। और यहाँ कितने लिखेंगे? तो हिट एंड ट्रायल, तुक्के तो बजा रखे हैं, पहले एक को कर लो, फिर दूसरे कर लो, फिर तीसरे को कर लो। ऐसे अल्टीमेटली आपकी रिएक्शन जो है बैलेंस हो जाएगी। ये सिर्फ इसलिए करवाया जा रहा है, अगर एग्जाम में आ गया कि स्टेप्स क्या हैं बैलेंसिंग के तो लिख देना, ठीक है, अदरवाइज तो
हाँ जी, ठीक है। तो ये अपनी बैलेंस हो गई तीनों एटम्स। अब बताओ लास्ट स्टेप क्या है? लास्ट क्या, सेकंड लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है। लास्ट स्टेप वो यूनिक स्टेप है, वो तो तुम्हें करना ही है इसका। लास्ट ये है 6 स्टेप्स में लिखते रहना। चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन है। ये क्या है? ये फालतू का स्टेप है वैसे, ना लिखें। इसका मतलब बताना, कौन बताएगा क्या मतलब है चेक द करेक्टनेस ऑफ केमिकल इक्वेशन? एक बार फाइनली चेक कर लो कि भाई कहीं गलती तो नहीं हो गई। 3 आयरन, हाँ जी ठीक है, 3 आयरन, 4 पानी, हाँ जी ठीक है 4 पानी, Fe3O4, हाँ जी ठीक है। और ये सब बैलेंस हो गया क्या? देख लो बैलेंस हो गया। 3 3 8 8 4 4 हो गया बैलेंस। इसका मतलब ये हो गई कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है। अब एक और मुसीबत दी हुई है एनसीईआरटी में कहीं पर। जैसे तुमने ये बैलेंस किया ना बच्चों, इस वाली इक्वेशन को लिखा हुआ है जो अभी तक पूरी बैलेंस नहीं हुई है, वो अनबैलेंस तो है ही। इसको लिखा हुआ है पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। पार्टली मतलब आधी अधूरी। ठीक है, नहीं भी करोगे तो चल जाएगा पार्टली पुटली से, ठीक है, लेकिन लिखा हुआ तो बता दिया है। पार्टली का मतलब जिसके 1-2 एटम्स तुमने बैलेंस कर लिए और तुम्हें भी उसको बैलेंस करने जा रहे हो। पार्टली का मतलब समझ गए। अनबैलेंस का क्या मतलब था? जो बिल्कुल बैलेंस नहीं थी, जिसमें तुमने जस्ट सिंबल्स ही लिखे थे। पार्टली का मतलब है कुछ कुछ बैलेंस कर दिया है, कुछ कुछ अभी बचा हुआ है। और कंप्लीटली बैलेंस का क्या मतलब है? कंप्लीटली बैलेंस का मतलब है मैम अब पूरी बैलेंस कर दी है। अब आ जाओ लास्ट स्टेप पे। ये लिख लिया सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप लास्ट। ये क्यों कर रहे हैं मैम? सब कुछ तो हो गया, अब क्या बच रहा है इसमें? अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बच रहा है। लिखो टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव है मैम। और ज्ञानची बनाना है, हाँ जी। इसको तुम्हें अभी और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है। अभी तुम्हें ना, इससे अभी तुम्हें, जब तुम इस टॉपिक को पढ़ लोगे तब तुम्हें ये पता चलेगा कि मैम अभी तक तो हमने कुछ सीखा ही नहीं था इसमें, बस बैलेंस कर लिया था। अब तुम्हें इसमें काफी इंफॉर्मेशन पता चलेगी। देखो इसमें लिखो ए पार्ट, मेंशन, ये इसी स्टेप के पार्ट्स हैं। मेंशन फिजिकल स्टेट। ध्यान से सुनो, अब तुम्हारे दिमाग के कपाट खुले खुले रह जाएंगे जब तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पानी नहीं था, यहाँ स्टीम है रिएक्शन में। ध्यान से सुनो, वो इसी से पता चलेगा। 3 Fe, आयरन कैसा होता है? सॉलिड, लिक्विड या गैस? तो सॉलिड के लिए लिखते हैं S। अब जब तुम पानी के साथ रिएक्शन करवा रहे हो ना बच्चे, ये पानी नहीं है, ये क्या था? तुम स्टीम के साथ रिएक्शन करवा रहे थे। पानी जो है इस रिएक्शन में जो हम अभी तक बैलेंस कर रहे थे, वो किस फॉर्म में? अपनी वो गैसियस स्टेट में है। ये तुम्हें कैसे पता चला? मैम ये तो अभी पता चला जब ब्रैकेट में G लिख के आया है। हम तो अभी तक पानी सोच रहे थे इसको। और जो ऑक्साइड है वो क्या है बच्चों? सॉलिड। और ये क्या थी? H2। इसका मतलब ये है कि मैम जब कहीं पर सॉलिड होगा तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे S। अगर कहीं पर कोई स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड होगा तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे L। अगर कहीं पर गैस होगी तो ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे G। और फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है मैम, अगर सॉल्यूशन होगा, किसी चीज को पानी में घोल दिया तुमने, नमक को पानी में घोल दिया, तो क्या लिखोगे ब्रैकेट में? AQ। AQ का क्या मतलब है? एक्वस। ये अगर कोई चीज सॉलिड है तो ऐसे ब्रैकेट लगा के S लिखेंगे। अगर कोई चीज लिक्विड है तो ब्रैकेट में L लिखेंगे। अगर कोई चीज गैस है तो ब्रैकेट में G लिखेंगे। अगर कोई चीज पानी में घुली हुई है, जैसे कि HCl घोलेंगे भी पानी में सेकंड चैप्टर में, तो ऐसे लिखा जाएगा HCl AQ। मतलब HCl को तुमने क्या किया? एसिड को पानी में घोल के उसको डाइल्यूट करके सोल्यूशन बनाया। या नमक को पानी में घोल दो। अब आ जाओ इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे। अभी देखो इंफॉर्मेटिव बनाया, इसका फायदा हुआ कुछ लास्ट वाले स्टेप का? हाँ जी हुआ, क्योंकि इसी से तो आइडिया लग रहा है कौन सॉलिड। बस हो गया क्या भाई? अभी तो ऐसे पहुंच गया, बिल्कुल ही आदत नहीं है ना, पड़ जाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्या था मैं तो देख के भूल ही गई। रिएक्शन कंडीशंस।
ऐसा माहौल कहाँ ही मिलेगा, सोने का एसी चला हुआ है। हो जाओ। हाँ जी। रिएक्शन कंडीशंस क्या होती है? रिएक्शन कंडीशन अभी तुम देखोगे मैम, बहुत सारी रिएक्शन तो ऐसी हैं जो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होंगी, तुम्हारे कोर्स में है। जो लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना केमिस्ट्री का, कार्बन एंड कंपाउंड, और सेकंड चैप्टर में आई थिंक जहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ेंगे, ये 2 टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, एग्जाम में आते रहते हैं, ऑल्टरनेट कोई भी आ जाता है। कोई कोई रिएक्शन जो है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर होगी, 100 डिग्री पे, 200 पे, तो टेम्परेचर या कोई प्रेशर हो सकता है। या तुम बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ोगे, वहां तुम बहुत सारे एंजाइम्स पढ़ोगे, कैटलिस्ट होते हैं। एंजाइम्स क्या कहलाते हैं? बायो कैटलिस्ट। मतलब एक रिएक्शन कंडीशन ऐसी चीज होती है, अगर तुम वो वाली चीज नहीं दोगे ना उस रिएक्शन को, तो वो नहीं होगी। जैसे कि एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेते हैं, तुमने बहुत बार पढ़ा हुआ है। हाँ जी, फोटोसिंथेसिस बताना क्या होता है? कोई जो तुम्हें पता है वही वाली रिएक्शन का एग्जाम्पल ले रही हूं मैं, जल्दी बताओ। फोटोसिंथेसिस में क्या पढ़ते हैं मैम? प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, क्या यूज करके? CO2, H2O, और क्या बनता है? खाना क्या होता है? C6H12, और मैम साथ में वो गैस निकलती है जिसे हम लोग, और साथ में क्या निकलता है? ये भी निकलता है कुछ? कुछ नहीं होता। ठीक भी लिखिए, गलत है देख लो एक बार। CO2 यूज करेंगे प्लांट्स, ये यूज करेंगे, ये बनेगा, ये बनेगा। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है, यहाँ पर रिएक्शन कंडीशन क्या है? कौन सी वो 2 चीजें भी बची हुई हैं जिनके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होगी? सनलाइट और, तो वो रिएक्शन कंडीशन है देखो, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तुमने सबने बचपन से पढ़ रखी है, इसलिए वही एग्जांपल ले लेते हैं जो तुमने पढ़ रखा है। तो ये है रिएक्शन कंडीशन। रिएक्शन कंडीशन मैंने यहां क्यों नहीं लिखी, मैंने एरो के ऊपर नीचे क्यों लिखी है? क्योंकि रिएक्शन कंडीशन को लिखते ही ऐसे हैं, अबव और बिलो द एरो, समझे? अभी तुम देखोगे बहुत सारी रिएक्शन, ये रिएक्ट विद ये, और टेम्परेचर लिखा हुआ मिलेगा 100 डिग्री, इसका मतलब ये क्या है? टेम्परेचर, ये रिएक्शन कंडीशन है। समझे? पहले तुमने कुछ नहीं पढ़ा, पहले 6 स्टेप्स इजी थे, बैलेंस कर दिया बस, इधर इधर बराबर। इंपॉर्टेंट क्या चीज है? इंपॉर्टेंट मैम ये चीज है, एक तो स्टेट का पता होना कि कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, बन क्या रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये रिएक्शन कंडीशंस। अगर क्लोरोफिल और सनलाइट नहीं होगी ना, तो तुम्हारी फोटोसिंथेसिस होगी ही नहीं। अभी पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में, यहीं से शुरुआत होगी फोटोसिंथेसिस से ही, ठीक है? अब ये देखो किस स्टेट में, ये जो CO2 होती है सोल्यूशन की फॉर्म में होती है, ये लिक्विड है, ये क्या है? ये भी सोल्यूशन है, और ये शायद मेरे ख्याल से ये भी सोल्यूशन है, ठीक है? इतना इसको गौर मत फरमाना ज्यादा, ठीक है? एक बार चेक कर लेते हैं कभी गलत लिख दिया हो। हाँ 12 पानी है यहाँ पर। अच्छा बैलेंस भी कर दूं क्या? बैलेंस कर दो। स्टेट देख रही हूँ, स्टेट ठीक है ना? हाँ बस ये पढ़नी है हमने, ठीक है? अगले चैप्टर में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब तीसरी चीज पे आ जाओ। हाँ जी, अगर कहीं गैस निकल रही है, ये आ गया था एक बार, ये एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया हुआ, ये आ गया था, लेकिन मैं तो लिखवाती हूँ नोट्स में, तो पता है क्या क्या आ सकता है। ध्यान से सुनो, एक बार ये आया था पेपर में, एनसीईआरटी में पूरी में गैस को जी लिखा हुआ है पूरी बुक में। एक बार ये पूछ लिया था कि इसका क्या मतलब है। Zn की रिएक्शन H2SO4 के साथ हुई, ZnSO4 बना, और ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो गैस के लिए ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, कहीं गैस इवॉल्व हो रही ना। क्या है ये भाई? ये क्या है? कैसी एरो है? ऊपर नीचे, अपवर्ड एरो। इसका मतलब अगर किसी रिएक्शन में गैस निकल रही है ना, तो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपवर्ड एरो से। ये पूछा हुआ था एक बार कि ये एरो क्या है, तो ये एरो कुछ नहीं बताती, अपवर्ड एरो ये रिप्रेजेंट करती है कि इस रिएक्शन में ये गैस इवॉल्व हुई है। तो एक बार ये पूछ लिया था, एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया हुआ, तो नोट करो अच्छे से। बस एक चीज और बची है, चैप्टर खत्म, एक टॉपिक खत्म, बस फिर इजी वाला बचा हुआ है। फिर इजी है मतलब रिएक्शंस है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, ये क्या होती है, ये क्या होती है, वो सिंपल है, वो सब कर लेंगे। उस पर 3 नंबर का सवाल भी आ जाता है, कोई इशू नहीं है। तो होमवर्क देती हूँ तुम्हें, जल्दी करो इसको, तो करके लाना, थोड़ा सा ट्राई कर लेना, मतलब आके फिर मैं करवाऊंगी एक बार क्लास में, बट ट्राई करना। और कौन कौन है वो जिनको पढ़ने की आदत नहीं है? पता चला जी आधी क्लास ऐसे ऐसे हाथ खड़े कर दिए। पढ़ना शुरू करो, बोर्ड्स है ना बेटा, एक साथ नहीं कर पाओगे, देखने हमारे जैसे कौन है। कुछ कुछ तो शर्मा रहे होंगे भी, चलो मैं आपको थोड़े दिनों में पता चले तो अच्छी बात है।
हाँ जी आओ इधर। नेक्स्ट। हे होमवर्क आ गया, चलो। आ जाओ, होमवर्क अभी देती हूँ तुम्हें, पहले काम की बात कर लो एक। हाँ जी, अगर कहीं पर प्रेसिपिटेट बन जाए, बस लास्ट है ये, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, आज का लास्ट है मतलब। पढ़ना तो पड़ेगा ही ना बेटा, पढ़ोगे नहीं तो कैसे चलेगा। कोई मैं तुम्हें कहती हूँ कि कोई टीचर ये कह रहा है ना बेटा कुछ नहीं करना, बस यहाँ आ गए और सब मुक्ति, मुक्ति कहाँ, पढ़ लो, मुक्ति तो तभी होगी, कोई मुक्ति मुक्ति नहीं होती ऐसे, मेहनत तो करनी पड़ती है ना। कहते बेटा ये 5 क्वेश्चन बता दूंगा। एक बार मेरे पास शायद 2 साल पहले एक बच्चा आया था 9th क्लास में, एपीएस का था शायद, आके फर्स्ट डे आता है चौड़ा के बैठा हुआ क्लास में ऐसे पूरा एकदम तड़ी से है, और बोलता है मैम, मैंने कहा हाँ जी इंपॉर्टेंट बता दो। मैंने कहा भाई तू उठ और जा, मैं क्या दरवाजा खोलो इसके लिए, इसको जाने दो। मतलब सीधे फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास खुल के बैठा हुआ है और पूछा इंपॉर्टेंट बता दो। भाई पढ़ रही कुछ तो ट्राई मार, पढ़ तो सही। हाँ जी इसी में बता देती हूँ जो कल रिएक्शन पड़ी थी, देखो लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, और क्या बना था, प्रेसिपिटेट को ऐसे दिखाते हैं, ये क्या है, प्रेसिपिटेट को कैसे दिखाते हैं, जो नीचे बैठ जाए, डाउनवर्ड एरो, अपवर्ड एरो गैस की जो ऊपर उड़ जाए। समझ रहे हो, लॉजिकल है, कुछ ज्यादा याद थोड़ी ना करना है, बस पता होना चाहिए। अगर एग्जाम में जाके ये चीज दिखेगी तो कंफ्यूज हो जाओगे कि है क्या ये। डाउनवर्ड एरो मतलब जो नीचे सेटल हो जाएगा, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो भारी होती है, जो घुलती नहीं है, वो नीचे सेटल हो जाती है, ठीक है। और जो गैस होती है तुम्हें पता है उसे कोई नहीं रोक सकता, वो तो उड़ेगी ही उड़ेगी, तो वो उड़ जाती है, तो अपवर्ड एरो। सही बात है भाई, सब सही है। लास्ट एवोल्यूशन ऑफ, कितना टाइम बचा है, 12 मिनट अभी। पहले होमवर्क देती हूँ, फिर इसको पॉइंट को बाद में लिखवाती हूँ, पहले होमवर्क लिखो, क्योंकि होमवर्क नहीं छूटना चाहिए। और देखो ट्राई करना है, ये नहीं कि अब जो ट्राई नहीं करेंगे इट्स ओके, लेकिन जो ट्राई करेंगे वो भी ओके। पहले होमवर्क लिख लो, मैं भूल जाऊंगी नहीं तो, बैलेंस करके लाना इनको। आसानी है, सीधे सीधे करनी है, और हाँ सुन लो, वो पूरा स्टेप बाय स्टेप नहीं करनी, सीधे mg कितने, इधर इतने इधर इतने, कोफिशिएंट मैच करना है बस। और देखो तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा ही। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि जितना टाइम पास हो जाए 10th में उतना अच्छा है, नहीं ऐसे नहीं हुआ ना बेटा। शुरू से पढ़ना शुरू करोगे, धीरे 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 परसेंटेज भी अच्छी बन जाएगी और पढ़ भी लोगे। अगर बिरान ऐसे घूमते रहोगे बाइकों पे इधर से उधर बैग लेके, तो कोई फायदा नहीं उसका। मेहनत तो करनी पड़ेगी थोड़ी ना थोड़ी, तो बेटर है शुरू से ही करो। किसी किसी ने तो कर भी दी होगी, कर दी कि नहीं पता चल जाएगा मुझे, अगले हफ्ते टेस्ट होगा जब। हाँ चैप्टर खत्म होके होगा ना फिर, और उसमें तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पता चल जाएंगे, क्योंकि मैं वही देती हूँ जो बोर्ड्स में आता है, फालतू का मेरे बस का नहीं है देना, ठीक है। सारा रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा अच्छे से, सारे नोट कर लेना, एक बार ट्राई कर लेना इनको सबको। स्कूल में आता है ये वाला, काफ़ी आता है H2SO वाला, ठीक है। नोट करो, और दे रही हूँ। क्या हुआ, ये N2 है, इसके सिंग से बन गए। और आसान है, तुम्हारी हार्डली 10 मिनट भी नहीं लगेंगी इसमें, हार्डली नहीं लगेंगी। बस लास्ट, डरो मत, बस ये करना है मतलब मुश्किल से तुम्हें 5-10 मिनट लगेंगे, जैसे मुश्किल से नोट्स रिवाइज करके 10 मिनट में, और फिर ये हो जाएंगे तुम्हारे। सीधा ही तो करना है, कोई बॉक्स वॉक्स बना के, और बस सीधा इसमें इतने आइटम, इधर इतने आइटम, बस कर देना, ठीक है। आसान सी, इंपॉर्टेंट है कुछ इसमें से। आ जाओ, लास्ट क्या है, हीट। अच्छा ये बताओ लास्ट स्टेप का सबसे ज्यादा फायदा है या नहीं, क्योंकि लास्ट वाले स्टेप में तुम्हें ये पता चल रहा है एक केमिकल इक्वेशन में सॉलिड कौन है, लिक्विड कौन है, पानी में घुला हुआ कौन है, सोल्यूशन कौन है। जैसे तुम पानी सोच रहे थे, वो क्या निकला, वो गैस निकली। तुम्हें ये पता चल रहा है इस इंफॉर्मेशन से कि मैम क्या क्या चाहिए रिएक्शन करवाने के लिए। अगर फोटोसिंथेसिस में सनलाइट और क्लोरोफिल नहीं होगी ना, तो रिएक्शन होगी नहीं, चाहे तुम कुछ कर लेना। तुम्हें ये पता चल गया गैस को कैसे देखते हैं, तुम्हें ये पता चल गया प्रेसिपिटेट कैसे लिखा होता है। एक लास्ट चीज है हीट, हीट को कैसे देखते हैं। देखो 2 टाइप की रिएक्शंस हैं, दोबारा से भी पढ़ेंगे, लेकिन इनको एक बार आज भी देख लेते हैं। कुछ होती है एक्सोथर्मिक,
हाँ जी, एग्जिट में बाहर जाते हो अंदर आते हो, है ना, कुछ पता नहीं तुम्हारा। एग्जिट से अंदर चलते हैं, एग्जिट मतलब आउट, एंडो मतलब एंडो अंदर, एंडो का मतलब होता है अंदर, कॉमन सेंस। थर्मल क्या होता है? हीट। थर्मल, थर्मल या थर्मा वर्ड किसके लिए यूज होता है? थर्मल। अब कौन क्या, थर्मल या थर्मा वर्ड जो है ये थर्मस किस चीज के लिए यूज करते हैं? हीट के लिए, ठीक है। तो वो रिएक्शन जिनमें हीट बाहर निकले वो क्या कहलाती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, जिनमें हीट निकले। और एंडो मतलब जिनको करवाने के लिए हीट देनी पड़े। अगर तुम देखो इनमें क्या होगा, तुमने एक चीज उठाई, उसको किसी चीज में मिलाया और तुमने देखा हीट निकल रही है, तो जिसमें हीट निकलेगी, जिसमें हीट निकलेगी वो कौन सी रिएक्शन है? एक्सो, हीट इज रिलीज्ड। और जिसमें हीट देनी पड़ेगी, अगर हीट दोगे तो ही रिएक्शन होगी, अगर हीट नहीं दी ना तो रिएक्शन नहीं होनी। जैसे बताओ तुम्हारी बॉडी में कौन सी रिएक्शन है जो एक्सो है, में हीट निकलती है, तुम्हारी पूरी बॉडी उस पर रन कर रही है। रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। जो खाना खाया है, हाँ जी, मुंह से खाना खाते हो, है ना, पेट में जाके ग्लूकोज बनी, सेल्स ने ग्लूकोज यूज ली, वो नाक से क्या लिया तुमने? सांस। सांस में क्या ली है? सांस, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी कहाँ पहुंचेगी? ऑक्सीजन भी हर एक सेल के पास पहुंचेगी। ऑक्सीजन और ग्लूकोज में होगी बुड़ुम बुड़ुम, क्या बनेगी? एनर्जी। खाना क्यों खा रहे हो? एनर्जी के लिए ना। तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसी से तुम्हारी बॉडी रन होगी। इसका मतलब जो तुम सांस लेने वाली प्रक्रिया है ना, सांस तो अलग चीज है वैसे, अंदर होती है सेल्स के अंदर, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखो मैम इसको लिखते कैसे हैं, ध्यान से सुनो, एक एक एग्जाम्पल दे रही हूं बस तुम्हारे ये कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए कि लिखना क्या है। एक्सो, कौन सा दूं एक्सो का, किसमें हीट निकलती है, ये ले लो रेस्पिरेशन वाला। ये तुमने खाना खाया, चलो छोटी एग्जाम्पल ले लो कोई, डर जाओगे, इतनी बड़े की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनो। कार्बन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई, CO2 हुआ और हीट निकली। देखो जब किसी रिएक्शन में हीट निकलेगी कहां लिखना है? प्रोडक्ट साइड में प्लस करके, समझ रहे हो? जब किसी रिएक्शन में हीट रिलीज होती है तो कहां लिखनी है? प्रोडक्ट साइड में। भाई रिलीज का क्या मतलब है? रिलीज का मतलब ये है इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाई, ये तो बन गई गैस और साथ में ये निकली, तो निकली तो ये प्रोडक्ट ही है ना, ठीक है। क्या है, हम इसको कहां रखेंगे? प्रोडक्ट साइड। लेकिन अगर होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये कौन है जिसको रुक रुक के हंसी आ रही है? किस बात पे आ रही है? हमें भी हंसा दो भाई, हमें भी अच्छा लगता है हंसना, बताना जरा, बता दो खुल के, कोई दिक्कत नहीं है। शर्म ना आ रही है अकेले अकेले हंस रहे? हाँ जी, देखो एंडो का मतलब है हीट देनी पड़ेगी, तो ऐसे लिख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दी। अभी इनसे मत डरो, ये कल हमने ये इनसे नहीं पटना है, ये सारे आ जाएंगे हमें। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, नींबू पानी भी होता है इसमें, लाइम वाटर, जो नींबू पानी नहीं होता कुछ और होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन, उसको भी डिस्कस करेंगे कल। देखो ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैम अगर मुझे कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ना है ना तो मुझे क्या देनी पड़ी? हीट। अगर मैम मैं ऐसे बैठा रहता, मैं कैल्शियम कार्बोनेट लेके बैठा हूं, कोई हीट नहीं दे रहा उसको, तो क्या होता? कि रिएक्शन होती? ठीक है, कुछ ना होता। सुन लो, इसका मतलब जिसमें हीट रिलीज होगी प्लस करके प्रोडक्ट साइड पे लिखोगे, जिसमें हीट देनी पड़ेगी पहले इन्फ्यूज करनी पड़ेगी, उसमें कहां लिखोगे? ऐसे। या फिर एक और तरीका होता है, एरो पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कई बार एरो पे भी लिखा होता है, एक ही बात है, मतलब शुरू में देनी पड़ रही है, दोनों ठीक है, ये भी और ये भी। सुन गए? हीट निकली प्रोडक्ट में, हीट दी एंडो में, तो वो रिएक्टेंट साइड पे तुम्हें ऐड करनी पड़ेगी, एरो के ऊपर भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। डन, होमवर्क कर लेना, एक बार इसको रिपीट कर दो। चलो कौन कर कहाँ जा रहे हो? रुको, बैलेंसिंग के स्टेप्स बताओ, रिवाइज करो एक बार। हाँ जी, स्टेप 1 क्या है मैम? जो अगर स्टेप्स लिख, देखो ये स्टेप्स तभी लिखने हैं अगर स्टेप्स लिखने को आएंगे। अगर सीधा बैलेंसिंग आएगी, जैसे मैंने तुम्हें होमवर्क दिया है, मैंने तुम्हें होमवर्क में क्या दिया है? बैलेंसिंग, उसमें नहीं करना ये पता चला जी वहां डब्बे बना रहे बैठ के हर एक के ऊपर, फिर सजा रहे, फिर टेबल बना रहे, नहीं, उसको डायरेक्ट बैलेंस करना है।
हाँ जी बताना फर्स्ट स्टेप क्या था बैलेंसिंग का? ये क्या पूछ लिया? हाँ बैलेंसिंग का फर्स्ट डब्बा बना लिया, डब्बे पे डब्बा है ना, फॉर्मूले पे डब्बा। दूसरा स्टेप क्या था? लिस्ट बना ली, राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड की लिस्ट बना के सारे एलिमेंट्स लिख लिए और ये देख लिया कि राइट साइड में कितने एटम है और लेफ्ट साइड पे कितने एटम है। फिर थर्ड स्टेप, फिर मैम एक ऐसा कंपाउंड ढूंढेंगे जिसमें किसी एटम के किसी एलिमेंट के मैक्सिमम एटम है, ठीक है। फिर क्या करेंगे मैम? उसको बैलेंस कर देंगे। फिर क्या बैलेंस करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? अगला, अगले में क्या बैलेंस करेंगे? अगला, और फिर सिक्स्थ में क्या करेंगे? क्या करेंगे मैम? एक बार पूरी चेक कर लेंगे कि सही भी है कि नहीं, कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी मुझसे। और सेवेंथ स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। सेवेंथ किस लिए होता है? किसी भी इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, जिसे हम कुछ और सोच रहे थे, तुम्हें पता भी नहीं होगा यहाँ। हाँ जी, यहाँ पता था कि ये पानी में घुली हुई CO2 है? नहीं पता था, है ना। तो ये चीज, और जो फोटोसिंथेसिस के बाद प्लांट्स का खाना बन रहा है वो भी किस फॉर्म में है? सॉल्यूशन की फॉर्म में बनता है, पानी में घुला हुआ। तो नहीं पता था, ये कहां से पता चला? लास्ट स्टेप में पता चला। प्रेसिपिटेट कैसे लिखा जाएगा? एक तो कल बताया था, ब्रैकेट में S लिखा जाएगा, और दूसरी तरीका क्या है प्रेसिपिटेट लिखने का? डाउनवर्ड एरो। गैस कैसे दिखाई जाएगी? अपवर्ड एरो। हीट कैसे दिखाएंगे अगर रिएक्शन में हीट दे रहे हैं तो? किधर प्लस करोगे हीट को? रिएक्टेंट साइड पे, अगर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो किधर लिखोगे हीट को? प्रोडक्ट साइड में। क्या प्लस करके? प्लस करके, है ना, क्योंकि निकली है ना हीट। ये पता चलेगा धीरे धीरे, पता चल जाएगा। बस कल से अपना मेन टॉपिक स्टार्ट है। अब हमने जो वैसी वैसी चीजें थी ना वो खत्म कर दी है इस चैप्टर की।